सभी विद्यार्थियों का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ढांढन की ऑनलाइन भौतिक विज्ञान कक्षा में स्वागत है। विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी लोग निरंतर पढ़ रहे हैं, हमारी जो पहली इकाई है जिसका नाम विद्युत क्षेत्र है, उस विद्युत क्षेत्र में यदि आप लोगों को याद है तो हम लोगों ने सबसे पहले विद्यार्थियों घर्षण विद्युत पढ़ा था, विद्युत आवेश पढ़ा था, आवेशन के विभिन्न तरीके पढ़े थे और आवेश से संबंधित विभिन्न जो गुण धर्म है उनको हमने पढ़ा था। विद्युत क्षेत्र क्या होता है यह जाना था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है ये पढ़ा था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सामान्य सूत्र पढ़ा था। और बच्चों, कल की जो हमारी क्लास थी उसमें हम लोगों ने विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ा था। एक बार आपको पुनः याद दिला देता हूँ मैं। कल हमने बात पढ़ी थी समान परिमाण और विपरीत प्रकृति वाले आवेशों का एक ऐसा युग्म जिसमें दोनों आवेश एक दूसरे के अति निकट स्थित होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? विद्युत द्विध्रुव। उसमें बच्चों एक बात हमने कल और बात कही थी कि इस विद्युत द्विध्रुव में जो आवेश है उस आवेश का परिमाण क्या है? Q। और दोनों के बीच का विस्थापन यदि हम D मान लेते हैं तो बच्चों ध्यान रखना, आवेश का परिमाण और आवेशों के मध्य विस्थापन का जो गुणनफल है वो क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो बच्चों आप हमेशा ध्यान रखेंगे P बराबर QD। ये कैसी राशि है? सदिश राशि। अब हम जो आज नया आर्टिकल शुरू करने जा रहे हैं, एक तो यह टॉपिक और इसके आगे वाला दूसरा टॉपिक जो होगा, इन दोनों में से विद्यार्थियों संभावित प्रश्न है। एक जो प्रश्न है वो बड़े प्रश्न में 4 नंबर के में आएगा। आज हमारा प्रश्न है विद्युत द्विध्रुव के कारण इसकी अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। 2 आर्टिकल हैं, एक तो हम पढ़ेंगे अक्षीय रेखा पर और एक पढ़ेंगे निरक्षीय रेखा पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एक्सियल लाइन, अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सारे बच्चे ध्यान देना। देखो भाई, एक तो है ये -Q, एक है ये +Q। तो ये क्या हो गया अपने आप में? विद्युत द्विध्रुव। दोनों आवेशों के मध्य का विस्थापन क्या मान लिया है हमने? D। हमने इस O को मान लिया मध्य बिंदु, इस मध्य बिंदु से -Q का विस्थापन D/2 और +Q का भी D/2। जैसा कि आप गणित में जानते हैं, अक्षीय रेखा का मतलब क्या हो गया? -Q और +Q को जो मिलाने वाली रेखा है इसको आप आगे तक बढ़ा दीजिए, इसको हम क्या कहेंगे? अक्षीय रेखा। ये अक्षीय रेखा है। इस अक्षीय रेखा पर बच्चों कोई बिंदु मान लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पर कोई बिंदु ले लिया है विद्यार्थियों, S बिंदु ले लिया मान लीजिए। P प्राय हम लोग बिंदु P लेते हैं, लेकिन P इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर जब कैलकुलेशन करेंगे तो वेक्टर P बराबर QD लेना पड़ेगा। तो बिंदु हमने ले लिया S। ये S बिंदु है जो विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर है। ये जो बिंदु S है, इस S की ये जो विद्युत द्विध्रुव का जो मध्य बिंदु है O, इससे इसकी दूरी मान ली है हम लोगों ने r। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो गया? हमारा उद्देश्य क्या हो गया है? हमारा उद्देश्य हो गया है विद्युत द्विध्रुव के कारण इसकी अक्षीय रेखा पर मध्य बिंदु O से r दूरी पर स्थित बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करनी है। तो आप लोग यहाँ तक की जो बात है इसको अपने नोट्स में नोट कर लीजिए, चित्र बना लीजिए, फिर जो मैं लिखवा रहा हूँ वो नोट कीजिए। ज़्यादा लंबी चौड़ी बातें हमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जो आवश्यक भाषा है उसको हम काट नहीं सकते, क्योंकि 4 नंबर के प्रश्न में हमें मूलभूत बातें तो बतानी ही पड़ेगी। तो चित्र बनाने के बाद में नोट कीजिए। चित्रानुसार विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर स्थित इसकी अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु S पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आप सभी लोगों को बच्चों जब मैंने विद्युत क्षेत्र के बारे में बताया था तो वहां पर आपको जानकारी दी गई थी कि किसी भी स्थान पर जो विद्युत क्षेत्र है उसके उत्पन्न होने का कारण क्या होता है भाई? आवेश होता है।
आवेश चाहे विद्यार्थियों एक हो या अनेक हो, आवेश चाहे स्थिर हो चाहे गतिशील हो। तो यहाँ पर कितने आवेश है भाई, आपके सामने है, एक तो है -q, एक +q। तो इन दोनों आवेशों के कारण से बिंदु S पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो हम लोग हमारी सुविधा के लिए मान लेते हैं, हमने क्या मान लिया कि जो -q है इसके कारण से तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E1, और +q के कारण से क्या मान लिया हमने, E2। तो आप इसको नोट करेंगे, मैं जैसे लिखूं वैसे नोट करो। अभिष्ट बिंदु S पर विद्युत द्विध्रुव में स्थित आवेश -q तथा +q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता माना क्रमशः है E1 तथा E2 है। साथ में ध्यान दे लेंगे, -q के कारण से तो हमने क्या मान लिया है, E1, और +q के कारण से क्या मान लिया है हम लोगों ने, E2। अब बच्चों आप लोगों को मैं बार बार, चाहे आपने 11वीं पढ़ाई की हो या 12वीं में आप पढ़ने वाले हैं, आपको मैं बार बार यही बताता हूं, हमें फिजिक्स में रटना नहीं चाहिए। कल हमने जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं पढ़ी थी, जिनको हम विद्युत बल रेखाएं पढ़े कहते हैं, कल हमने ये जाना था कि जब +q आवेश होता है तो विद्यार्थियों जो विद्युत बल रेखाएं होती है उनकी डायरेक्शन कैसी स्थिति थी, किस स्थिति में थी, आवेश से बाहर की ओर। और जब -q की बात की थी, आपको याद आ गया होगा, विद्युत बल रेखाएं थी वो अनंत से आवेश की ओर। तो हमारे यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट बन जाना चाहिए कि -q के कारण से जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसकी डायरेक्शन तो अंदर की ओर, और +q के कारण से जो तीव्रता उत्पन्न होगी उसकी डायरेक्शन बाहर की ओर। तो आपने लिखा है अभिष्ट बिंदु S पर -q और +q के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्रमशः है E1 व E2 है। अब अभी आपने क्लियर कर ली बात, E1 किसके कारण से है, -q के कारण से। तो बोलो बच्चों इसकी डायरेक्शन किधर होगी, अंदर की ओर। तो आप यहाँ पर एरो दिखा देंगे अंदर की ओर, ये तो हो गया है E1। दूसरा कौन सा आवेश है, +q। +q के कारण से जो तीव्रता उत्पन्न होगी उसकी डायरेक्शन किधर होगी, बाहर की ओर। तो इस एरो को इधर दिखा दीजिए, ये हो गया है E2। तो आपने जो सेंटेंस लिखा है उसको आगे जोड़ दीजिए। आपने लिखा है अभिष्ट बिंदु S पर -q और +q के कारण से तीव्रता क्रमशः है E1 व E2 है। अब इसके आगे लिख लीजिए, जिनकी दिशा चित्रानुसार है, यानी स्पष्ट हो गया चित्र में, जिनकी दिशा चित्रानुसार है। क्या मतलब हुआ, E1 की डायरेक्शन तो हो गई अंदर की ओर और E2 की डायरेक्शन हो गई बाहर की ओर। आपने E1 किसकी वजह से माना है, -q। E2 किसके कारण से माना है, +q। देखो बच्चों कल हम लोगों ने, कल या परसों बात पढ़ी थी शायद, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सामान्य सूत्र था, यदि आपके याद है तो मैंने पढ़ाया था आपको, E बराबर क्या आया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r²। मैंने आपको इसको याद भी करने का प्रयास किया था, आपको बताया था कि आप जब भी कोई तीव्रता की बात पूछे आपके दिमाग में क्या बात आनी चाहिए, KQ/r²। तो इस सूत्र को देख करके बच्चों आप E1 और E2 का मान लिखेंगे। तो नोट करते जाइए, -q के कारण अभिष्ट बिंदु S पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, -q के कारण अभिष्ट बिंदु S पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बोलो -q के कारण से क्या माना है इसको, E1। तो विद्यार्थियों आप इसको लिख देंगे E1। सूत्र आपके सामने है, क्या है भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, एज इट इज आ जाएगा। फिर है आवेश, हम लोग कौन से आवेश की बात कर रहे हैं, -q। तो +q की जगह क्या आ जाएगा, -q बट्टे क्या है, r²। अब बच्चे हो आप लोग जल्दबाजी कर जाते हैं, जहां कहीं भी तीव्रता की बात आती है आप लिख देते हैं r²। इस r का मतलब क्या है, आवेश की अभिष्ट बिंदु से दूरी। आवेश कौन सा है आपका, -q, अभिष्ट बिंदु कौन सा है, S। तो दूरी को क्या लिखेंगे भाई, आप r नहीं लिखेंगे, दूरी A से लेकर S तक की। तो बोलो क्या हो जाएगा, AS²। समझ गए मेरी बात को।
AS का स्क्वायर। और चूंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपने आप में कैसी राशि होती है, सदिश राशि, तो बच्चों यहां पर क्या लगाना पड़ेगा, इकाई सदिश। अब इकाई सदिश का मतलब दिशा बता रहा है। E1 की डायरेक्शन किधर है भाई, अंदर की ओर, यानी S से A की ओर। तो आप लोग चाहो तो यहां कोष्टक बना के लिख सकते हैं SA दिशा। बोलो भी विद्यार्थी, बात समझ में आ रही है, SA दिशा। अब आपके सामने ये AS है, इस AS का मान कहां से लाएं, यहां तक उतार लिया सबने। अब देखो AS का मान लाते हैं, आपके सामने है चित्र की जो स्थिति है। AS का मतलब क्या हो गया, AO प्लस OS। लिखो आप, चित्र की ज्यामिति से AS बराबर, बोलो क्या लिख दूं भाई, AS बराबर क्या आ जाएगा, AO प्लस OS। ये आ गया बच्चों AO प्लस OS। AO का मान कितना है भाई, AO का मतलब है माइनस Q की मध्य बिंदु से दूरी कितनी है, D/2, और मध्य बिंदु से अभिष्ट बिंदु दूरी कितनी है, R। तो विद्यार्थियों AS बराबर क्या आ गया है, इसकी जगह तो आ गया R, इसकी जगह क्या आ गया D/2। तो AS बराबर क्या आ गया, R प्लस D/2। तो ये आप यहाँ पर AS का मान रख देंगे। तो विद्यार्थियों वैल्यू क्या आ जाएगी, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट माइनस Q बट्टे AS का स्क्वायर। AS का मतलब है R प्लस D/2 का होल स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर दे दीजिए आप लोग 1, हमारी गलती नहीं हो इसलिए आप लिख देंगे यहाँ पर साथ में SA दिशा। ये समीकरण नंबर 1 आ गई है। बोलो यहाँ तक किसी भी छात्र छात्रा की दिक्कत है, नहीं होनी चाहिए। आप लोग ध्यान रखेंगे, ये जो एप्सिलॉन 0 चल रहा है ये हमारे हमेशा चलेगा, इसलिए इसका मान याद रखना है। एप्सिलॉन 0 का मतलब क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। संख्यात्मक मान कितना होता है, 8.85 गुणा 10 की पावर -12। अब आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों, हम लोगों ने ये मान ज्ञात कर लिया है -Q के कारण से। अब कौन सा रह गया भाई इसमें, +Q। लिखो बेटा, इसी तरह +Q के कारण अभिष्ट बिंदु S पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको क्या माना आपने, E2। इसी तरह +Q के कारण अभिष्ट बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर, बोलो क्या लिखूं भाई, सूत्र वही है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। आगे क्या आ जाएगा भाई, KQ बट्टा R स्क्वायर। अब यहाँ पर कौन सा आवेश है, +Q बट्टा R स्क्वायर। यहाँ पर आपको मैं बार बार सावचेत कर रहा हूँ, हम लोग जल्दबाजी में सीधा R लिख देते हैं। R का मतलब क्या है, आवेश की अभिष्ट बिंदु से दूरी। कौन सी आवेश की बात कर रहे हैं हम लोग, +Q की। +Q कहाँ पर है, B पर। अभिष्ट बिंदु से दूरी कितनी है, BS। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, BS का स्क्वायर। डायरेक्शन किधर हो जाएगी भी, E2 डायरेक्शन है बच्चों बाहर की ओर। तो E2 किसके कारण से है, +Q। तो आप लोग लिख देंगे BS दिशा। अब बच्चों जिस प्रकार से आपने समीकरण 1 लिखते समय AS का मान निकाला था ना भी, अब BS का मान निकाल दीजिए। लिख लीजिए, पुनः है चित्र की ज्यामिति से BS बराबर, बोलो भाई क्या लिखूं, BS बराबर, BS बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, OS माइनस OB। इतनी दूरी में से आप ये घटा दीजिए, क्या बच जाएगा, BS। तो BS बराबर आ जाएगा OS माइनस OB। बोलो भाई OS का मान कितना है, R, OB का मान कितना है, D/2। तो विद्यार्थियों इस BS की जगह क्या आ जाएगा, R माइनस D/2। तो आप लोग इसके आगे लिखेंगे, मेरे साथ नोट करते जाइए। अतः E2 बराबर नीचे लिख देता हूं मैं, E2 बराबर ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 +Q बट्टे क्या है भाई, BS का होल स्क्वायर। BS का मान कितना है, R माइनस D/2। तो ये आ जाएगा R माइनस D/2 का होल स्क्वायर। ये बच्चों समीकरण नंबर 2 आ गई। और साथ में लिख दो आप लोग, डायरेक्शन कौन सी लिखेंगे भाई, BS दिशा। ये आ गया है BS दिशा, समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 आ गई। अब आप ध्यान दीजिए, ये जो -Q और +Q के कारण से
जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं हैं E1 व E2 एक ही रेखा के अनुदिश है, दिशाएं क्या है इनकी, परस्पर विपरीत है। तो यदि बच्चों हम लोगों को इस बिंदु S पर परिणामी विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना होगा तो हम क्या कर देंगे, इन दोनों का योग कर लेंगे। तो आप लोग मेरे साथ लिखिए, अतः अभिष्ट बिंदु S पर, अतः अभिष्ट बिंदु S पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अभिष्ट बिंदु S पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बोलो बच्चों क्या कर देंगे, इन दोनों का योग करना है। E बराबर क्या आ जाएगा, E1 प्लस E2, E बराबर E1 प्लस E2। समीकरण नंबर कौन सी आ गई है, 3 नंबर। E बराबर आ गया E1 प्लस E2। आपके पास में E1 का मान तो है समीकरण 1 से, E2 का मान है समीकरण 2 से। दोनों को यहाँ पर आप अप्लाई कर दीजिए, प्रतिस्थापित कर दीजिए। नोट करो, समीकरण 1 तथा 2 का प्रयोग समीकरण 3 में करने पर, समीकरण 1 तथा 2 का प्रयोग समीकरण 3 में करने पर ये दोनों मान यहाँ पर रखने हैं। किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करनी है। परीक्षा में आजकल 3.25 घंटे मिलते हैं, इसलिए हर एक बात को सही ढंग से लिखेंगे तो आपके नंबर कटने की संभावना 0 रहती है। E1 का मान कितना है भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस Q बट्टे क्या था भाई, R प्लस D/2 का होल स्क्वायर। समीकरण नंबर 1 से लिया है, प्लस E2 का मान समीकरण 2 से है। ये कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बट्टे R माइनस D/2 का होल स्क्वायर। समीकरण 1 और 2 का प्रयोग कहाँ कर दिया हमने, समीकरण 3 में। अब तो देखो हमारी फिजिक्स तो इस टॉपिक की पूरी हो गई है, केवल मैथमेटिक्स है, इसका हम सॉल्यूशन निकालते हैं। सारे बच्चे ध्यान देना, इसको सरल करना है। आप लोग क्या करेंगे भाई, कॉमन ले लेंगे। कॉमन क्या गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट आ रहा है, Q आ रहा है, इसको कॉमन ले लीजिए। Q बट्टे 4 पाई एप्सिलॉन नोट। आप लोग इसको एप्सिलॉन नोट भी कह सकते हैं, एप्सिलॉन 0 भी कह सकते हैं। कोष्टक में क्या बच जाएगा, यहाँ से तो क्या आ जाएगा, -1 बट्टा इतना, यहाँ से आ जाएगा +1 बट्टा इतना। गणित में कैलकुलेशन में गलती नहीं हो इसलिए प्लस वाले पद को हम प्राय वरीयता देते हैं, पहले लिख देते हैं। तो इसको लिख दो पहले, ये आ गया है 1 बट्टे R माइनस D/2 का होल स्क्वायर, निशान माइनस का माइनस, ये लिख दिया 1 बट्टे R प्लस D/2 का होल स्क्वायर। अब हमारी फिजिक्स नहीं है, इसमें मैथमेटिक्स है। बहुत आसान बातें हैं जो आप लोग बेसिक पढ़ते हैं, वही बात कर रहे हैं। ये आ जाएगा आगे E बराबर Q बट्टे 4 पाई एप्सिलॉन नोट। अब बच्चों आप यहाँ पर इसका लघुत्तम ले लेंगे, जिसको हम लोग LCM बोलते हैं। आप लोगों को सामान्य सी बातें गणित में सर पढ़ाते हैं। ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो लघुत्तम क्या आ जाएगा इसका, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो लघुत्तम आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यह आ जाएगा बच्चों a स्क्वायर यानी r स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर D/2 का होल स्क्वायर क्या हो गया, d स्क्वायर बट्टे 4 और इसका होल स्क्वायर। गणित में हम लोगों को हमारे गुरुजनों ने सिखाया है, इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए इसका हम इसमें भाग देंगे, जो बच जाएगा उसको अंश से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर इसका भाग दिया, क्या बच गया, ये बच गया ना R प्लस D/2 का होल स्क्वायर। इसको किससे गुणा कर दोगे, 1 से। तो ये आ गया है R प्लस D/2 का होल स्क्वायर। माइनस का निशान, इसका भाग देंगे, क्या बच जाएगा, R माइनस D/2 का होल स्क्वायर। गुणा कर दो 1 से, क्या आ जाएगा भाई, R माइनस D/2 का होल स्क्वायर। बोलो विद्यार्थियों, है दिक्कत किसी के यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, इसमें कोई आप लोगों के असुविधा वाली बात होनी नहीं चाहिए। इसको और आगे सरल करेंगे तो यह आ जाएगा, और E बराबर Q बट्टे 4 पाई एप्सिलॉन नोट। देखो हर में तो कोई दिक्कत है ही नहीं हमारे, ये तो मान एज है ही हमारे। क्या मान है, R स्क्वायर माइनस D स्क्वायर बट्टे 4 का होल स्क्वायर। इस कोष्टक को खोल दीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भाई, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो क्या हो गया भाई, ये a स्क्वायर यानी r स्क्वायर प्लस 2ab
2ab में अब यहाँ पर आप लोग सीधा लिख दीजिए 2ab का मतलब क्या हो गया, 2a की जगह आ गया r, b की जगह क्या आ गया d/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पर rd आ जाएगा, तो ये आ जाएगा rd। 2ab की जगह क्या आ गया rd प्लस b², ये आ गया है d²/4। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है वही a - b का होल स्क्वायर, इसका सॉल्यूशन भी क्या होगा a² प्लस b² माइनस 2ab, लेकिन निशान पहले से माइनस का है तो सारे निशान चेंज हो जाएंगे, तो r² किसका आ जाएगा माइनस का, माइनस 2ab का रिजल्ट क्या है rd, निशान पहले किसका माइनस का, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस rd, प्लस b², ये क्या बन जाएगा d²/4, लेकिन निशान पहले किसका माइनस का, तो ये आ गया है माइनस d²/4। आगे बढ़ते हैं, यहां तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों के, आपको मैं बार बार सावचित कर रहा हूं, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय और निरक्षीय में से एक टॉपिक प्राय परीक्षा में आता है। अब देखो कितनी आसान गणना हो गई है, प्लस r² माइनस r² कैंसिल, प्लस d²/4 और माइनस d²/4 कैंसिल, हमारे पास में वैल्यू आ गई है E बराबर Q/4πε0। बोलो बच्चों ऊपर क्या रह गया 1rd प्लस 1rd, कितने rd हो गए 2rd। आप इसको कोई गलती नहीं हो कोष्टक में लिखिए सहसम्मान 2rd बट्टे क्या आ गया भाई r² माइनस d²/4 का होल स्क्वायर। इसको बच्चों आप लोग एक बार समीकरण नंबर 4 दे दीजिए। इसमें आप लोगों को ज़्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान चल रहा है, एक बार स्टेप शुरू हुआ लगातार चलता रहेगा। अब बच्चों आप लोगों को मैंने कल एक बात बताई थी विद्युत द्विध्रुव की भौतिक सार्थकता, उसमें एक छोटी सी बात बताई थी कि विद्युत द्विध्रुव में दोनों आवेश एक दूसरे के बहुत निकट है, यानी कहने का मतलब ये देखो d/2 है ना, ये एक्चुअल में a और b के बीच का विस्थापन कितना है माइनस q और प्लस q के बीच का विस्थापन d है भाई, ये तो अभी अब d का मान अल्प है तो बच्चों d/2 तो अपने आप बहुत अल्प हो ही गया, और ये दूरी r द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से अभिष्ट बिंदु दूरी आपने r मानी है, तो आप खुद कह रहे हैं कि d का मान अल्प है तो d/2 तो अल्प होगा ही होगा। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन d/2, कह सकते हैं भाई r का मान d/2 की तुलना में बहुत बड़ा है, या क्या कह सकते हैं d/2 इज मच मच लेस देन r, d/2 का मान r की तुलना में बहुत छोटा है। तो जब d/2 का मान बहुत छोटा है तो इसका स्क्वायर भी क्या होगा इससे छोटा। तो आप लोग मेरे साथ नोट कर लीजिए, यहाँ पर लिखिए, यहाँ r इज, ऐसे निशान लगा दीजिए, r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन d/2, अतः d²/4 को r² की तुलना में नगण्य मानकर छोड़ा जा सकता है, अतः d²/4 को r² की तुलना में नगण्य मानकर छोड़ा जा सकता है। तो छोड़ दीजिए, जब छोड़ा जा सकता है तो हम लोग कह सकते हैं बच्चों E बराबर Q/4πε0 कोष्टक में आ गया 2rd, नीचे क्या आ जाएगा भाई, आप कह रहे हैं d²/4 क्या हो गया नगण्य, तो हमारे पास किसका अस्तित्व रह गया r² का होल स्क्वायर, बोलो क्या आ गया r⁴ आ गया, ऊपर r⁴1 नीचे r⁴4, तो नीचे कितनी रहेगी पावर 3 रह गई r⁴3। अब देखो बच्चों यहाँ पर एक छोटी सी बात और ध्यान देना आप लोग, ऊपर क्या है Q और D, आप सब लोग मेरे हिसाब से सबके याद हो चुका है, Q और D का गुणनफल कोष्टक में लिखेंगे आप लोग आराम से, QD बराबर, बोलो क्या होता है P का मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या परिभाषा थी इसकी, विद्युत द्विध्रुव में स्थित आवेश का परिमाण तथा आवेशों के मध्य विस्थापन के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो बच्चों Q × D का जो गुणा है इसको हम क्या बोल देंगे P। अब यहाँ पर आप इसका प्रयोग कर दीजिए तो आप लोग कह सकते हैं E बराबर, सारे बच्चे ध्यान देना भाई, ये आ गया है बच्चों 2/4πε0। आप लोग ये भी मत करना इस 4 को 2 से काटना मत, क्योंकि फिर आगे हमारे गणना में असुविधा हो जाती है।
तो क्यू डी से क्या लिख दूं भाई, P आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ऊपर क्या आ गया बच्चों 2, और क्या रह गया क्यू डी की जगह P बट्टे क्या आ गया R की पावर 3। आप सभी लोगों को जानकारी है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी कैसी राशि है, सदिश राशि है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कैसी राशि है, सदिश राशि है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं और E बराबर लिख दीजिए बेटा वेक्टर के रूप में। ये मान किस पर ज्ञात किया हमने, अक्षीय रेखा पर। तो आप इसके नीचे अपनी सुविधा के लिए लिख सकते हैं छोटा सा शब्द अक्षीय, E अक्षीय बराबर। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 को हम क्या बोलते हैं, K। तो आप लोग कह सकते हैं 2, इसकी जगह आ गया K। अब ध्यान रखना K भी हमारे 2 आ रहा है, एक K तो कूलाम नियतांक और एक K का मतलब क्या होता है, पराविद्युतांक। ये K कौन सा है, कूलाम नियतांक वाला 2K। P की जगह आ जाएगा वेक्टर P, 2KP बट्टे R की पावर 3। ये बच्चों विद्युत द्विध्रुव के कारण इसकी अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आ गया। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आपसे उम्मीद है ये टॉपिक आप लोग मेरे साथ आज जो पढ़ाया है इसको साथ साथ एक बार पढ़ करके इसको अच्छी तरह से याद कर लेंगे, समझ लेंगे। जहाँ भी आप असुविधा महसूस करते हैं आप मेरे से व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। देखो बच्चों, ये जो हमारी सुविधा है ये रामेश्वर लाल तारा देवी बजाज ट्रस्ट की तरफ से है। हम लोगों को उस बजाज ट्रस्ट का आभार व्यक्त करना चाहिए। उनकी बदौलत ही छोटे से ग्राम ढांढण में हम लोग ये इतनी अच्छी सुविधा का उपयोग कर रहे हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।